आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सदर अस्पताल में एक नवजात बच्ची की हुई मौत पर परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मी पर घूस लेने का आरोप लगाकर किया हंगामा। कथैया थाना क्षेत्र के रामपुर भेड़ियाही गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर चला जिंदा। बलराज थाना की पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सदर अस्पताल में एसएनसीयू में एक नवजात बच्चे की हुई मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर घूस का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सदर अस्पताल में रविवार दोपहर 1 बजे नवजात बच्चे की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। साथ ही एसएनसीयू में तैनात नर्स पर घूस लेने का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि बच्चे को देखने के लिए 100 रुपये घूस मांगा जाता है। पैसे नहीं देने पर बच्चे को देखने तक नहीं दिया जाता है। इधर मामला बिगड़ता देख अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया। सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का काम किया, लेकिन परिजन शांत नहीं हुए। इस दौरान दूसरे बच्चे के परिजनों ने भी स्वास्थ्य कर्मियों पर रुपए लेने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार की रात 11 बजे कुढ़नी थाना क्षेत्र के किरवाहिट गांव निवासी जीतन सहनी की पत्नी गायत्री देवी अपने बच्चे को सदर अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती करवाया था। मृत बच्चे के परिजनों ने बताया कि यहां इलाज चल रहा था। बच्चे को देखने के नाम पर तैनात नर्स ने 100 रुपए की मांग की। बच्चा देने से इनकार कर दिया। कहा गया कि बच्चा ठीक है, लेकिन आज बच्चे की मौत हो गई। टीचर बोल रही है से कल से बच्चा गड़बड़ है। कल जब हम बच्चा मांगे तो कल कर रही से नहीं बच्चा नहीं देंगे, करे से घूस दीजिए, पैसा दीजिए तो ज्यादा देख रेख करेंगे। डिमांड 100 रुपया ना 100 रुपया दीजिए तो हम 2 आदमी है, 100 रुपया दीजिए तो हम देखभाल करेंगे, ज्यादा देख रेख करेंगे। बोला कल 50 रुपया भी दिए है। जब एडमिट क्या हुआ आज, क्या हुआ फिर? आज हमको यहाँ डेट बच्चा रहा था, डेट हो गया, तब एम्बुलेंस बुलाए ही अब बुलाला के बाद कैसे जाइए कथी आगे ना आगे ही रहे ऑक्सीजन लगा दिया और कहे कि जाइए जल्दी जाइए। बच्चा के तो ये नरी उरी सब बंद हो गया था। बच्चा लापरवाही के कारण हाँ। इधर मोतीपुर से आई साजिया खातून ने आरोप लगाया कि उनका 7 दिन का बच्चा है। उनके बच्चे को देखने से मना कर दिया जा रहा है। 100 रुपए मांगे जा रहे हैं। नर्स का कहना है कि बच्चे की देखभाल के लिए 100 रुपए देना होगा। 2 लोग हैं। आरोप लगाया कि अब तक करीब 500 से 600 रुपए नर्स ने लिया है। मेरा बच्चा नहीं दे रहा है, जिसमें मेरा बच्चा ठीक है, मांग रहे फिर भी कह रहा है कि नहीं देंगे। आप रो क्यों रही हैं? मेरा बच्चा चाहिए। बच्चा अगर सही है, बच्चा है 7 दिन का। क्या शक लग रहा है आपको? कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? बोलो, अगर सही रहता तो। सर सही नहीं है तब ना नहीं दे रहा है। सही नहीं है तब नहीं दे रहा है। जिसमें बच्चा दूध सब पी रहा है फिर भी नहीं दे रहा है। मांग भी रहे हैं फिर भी कह रहा है कि नहीं देंगे बच्चा। डिमांड वगैरह किया जा रहा है क्या? नहीं अभी तो नहीं कुछ मांगे, लेकिन सुबह में मांगे हुए थे पैसा। कितना पैसा? 100 रुपया की 2 आदमी, हमको 100 रुपया चाहिए। कौन मांगा ये पैसा आपसे? मैडम थी एक, 100 रुपया ली है, तब कल बच्चा दी हमको सुबह में। फिर मिलने के लिए फिर पैसा मांग रही है? नहीं अभी नहीं मांग रही है। कितना दिन से बच्चा है अस्पताल में? 7 दिन से है। कितना पैसा दे दिए आप? अभी से कम हो गया 500-600 रुपया। कथैया थाना क्षेत्र के रामपुर भिड़ियोही गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ड्राइवर समेत चालक जिंदा जल गया। जिले के कथैया थाना क्षेत्र के रामपुर भिड़ियाही गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हाईवा ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाईवा भी जल गया। आसपास की 3 घर भी जलकर राख हो गए। हालांकि घर के लोग किसी तरह सुरक्षित निकलकर भागे।
जिससे उनकी जान बच सकी। घटना के बाद अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। लोग पानी मिट्टी से आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन देखते देखते आग की लपेटें काफी तेज होती चली गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिंदा जले ड्राइवर की पहचान बड़का गांव के नरगी जीवननाथ के पंकज कुमार के रूप में हुई है। वह हाईवा का ड्राइवर था। उसके भाई अजय कुमार ने बताया कि हाईवा ठिकहा का है। पंकज उस पर बालू लोड कर यहां पर अनलोड करने आया था, जिसे ही हाईवा को हाइड्रोलिक सिस्टम से उठाया गया ताकि बालू नीचे गिर सके। इसी दौरान हाईवा का पिछला हिस्सा हाई टेंशन तार में सट गया, जिससे पूरे हाईवे में करंट प्रवाहित होने लगी। पंकज ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। उसके शरीर में आग लग गई। वह गेट खोलकर कूदकर बचने के लिए भागा, लेकिन आग ने पूरी तरह उसे अपनी चपेट में ले लिया। चंद सेकंड में उसकी मौत हो गई। पता नहीं था, हम भी मंडी में थे गाड़ी लेकर के। वहाँ हमको मामा जी ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा कोई गाड़ी फिर यहाँ पुल के नहरी पे हो गया। तो कौन है ये जो मरे हैं, वो कौन है आपके? भाई है, मेरे से छोटा है। आपसे छोटा भाई है। कहाँ के रहने वाले हैं? नरगी जीवनाथ। कहाँ की गाड़ी है? ठिकाना का। किनकी गाड़ी? अच्छा। तो ये बालू को खाली करने के लिए आए हुए थे? अच्छा। साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते दिनों हुए नाबालिग छात्रा से रेप मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे रविवार को कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बताते चले कि साहिबगंज में दूध देकर लौट रही छात्रा से रेप किया गया था। मामले में छात्रा का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया है, जिसे प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी श्रीषा कुमारी ने सील बंद कर विशेष प्रॉक्सो कोर्ट को भेज दिया है। अब लिफाफा खुलने के बाद ही आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा सकेगी। जानकारी के अनुसार मामले में पीड़िता के चाचा के बयान पर साहिबगंज थाना में केस दर्ज हुआ था। चाचा ने पुलिस को बताया था कि उसकी भतीजी रोज भैंस का दूध पहुंचाने आरोपितों के मोहल्ले में जाती थी। इस दौरान आरोपित उसका पीछा करता था। गुरुवार की रात आरोपित ने उनकी मासूम भतीजी के साथ रेप को अंजाम दिया। घटना के आक्रोशित लोग आरोपी को पकड़ने उसके घर भी गए। इस दौरान उनकी पिटाई कर दी गई। इस घटना में पीड़िता के चचेरे भाई का हाथ भी टूट गया। इधर मामले में साहिबगंज थाना की पीएचआई सविता सोनी ने बताया कि शनिवार देर रात करीब 9:30 बजे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसे उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एफएल सेल को जांच रिपोर्ट भेजा जा रहा है। वो घर से गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, उस मामले में कुल कितने लोगों पे प्राथमिकी दर्ज की गई है? एक पर था और एक ही अभियुक्त है, इसके अलावा नहीं है कोई। कब गिरफ्तारी हुई है इसकी? 9:30 में 29। आज या कल? कल। इसकी मां को भी हिरासत में लिया गया था? नहीं, पूछताछ के लिए लिया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया। लड़की का 64 का बयान और मेडिकल हो गया? सब हो गया। आगे इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे एफएसएल उसका जांच रिपोर्ट भेजा जा रहा है। जो अभियुक्त था वो जेल चला गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक प्रयास मंच के सदस्यों ने महादेव मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रविवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरेज स्थित अर्धनागेश्वर नाथ महादेव मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रंजक ने कहा कि जीवन जीने के लिए जिस हवा, पानी, खाद्य की जरूरत होती है वह पर्यावरण की ही देन है। इसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए अपने पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है। जीवन में पेड़ पौधे का अलग ही महत्व है।
अगर पेड़ पौधे ना रहेंगे तो हम सांस लेने में समस्या होगी। समय पर वर्षा नहीं होने से किसान समय पर फसल नहीं कर पाएंगे, फिर हम सब लोगों को भोजन मिलने पर समस्या आएगी। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें समय समय पर वृक्षारोपण करना चाहिए। साथ ही जो भी वृक्ष लगी है उनकी सुरक्षा की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। अपने शहर में प्रदूषण की समस्या हमेशा बनी रहती है, इससे बचने का एकमात्र उपाय है वृक्षारोपण। इसलिए हम सभी लोग के घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं ताकि अपने शहर स्वच्छ और सुंदर व प्रदूषण मुक्त रहे। हरियाली वहाँ है खुशहाली। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी स्थित अर्धनागेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे जीवन में पेड़ पौधा का एक अलग ही महत्व होता है। अगर पेड़ पौधे ना रहेंगे तो शायद हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसके लिए हमें समय समय पर वृक्षारोपण करना चाहिए। और अपना शहर मुजफ्फरपुर खासकर सबसे ज़्यादा समस्या प्रदूषण की रहती है और इससे बचने का मात्र एक उपाय है वृक्षारोपण। इसलिए हम लोग को सभी लोग को समय समय पर वृक्षारोपण की जाए और जो भी वृक्ष लगे हैं उनकी सुरक्षा की जाए। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंच के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और आगे भी इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने घर के आसपास पेड़ पौधा लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुल्लक वाली मूर्ति बनाकर चर्चा में आए मूर्तिकार जयप्रकाश ने सीएम योगी के जन्मदिन पर योगी की गुल्लक वाली मूर्ति बनाकर फिर चर्चा में आए। शहर के मूर्तिकार जयप्रकाश इस समय बेहद चर्चे में हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमकद की गुल्लक बनाकर ख्याति प्राप्त की। उसके बाद 5 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन्मदिन के अवसर पर योगी आदित्यनाथ की आकृति की गुल्लक बनाकर बेहद चर्चा में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ की आकृति वाले गुल्लक में बच्चे पैसे जमा करेंगे। पर्व पोखर निवासी जयप्रकाश अब सीएम योगी आदित्यनाथ की आकृति वाले मिनी स्टोरेज बैंक यानी गुल्लक तैयार कर रहे हैं। इसके जरिए वे बच्चों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के संदेश को फैलाना चाहते हैं। मूर्तिकार जयप्रकाश ने बताया कि उन्हें ये तैयार करने का विचार तब आया जब पीएम मोदी ने पिछले साल जनता कर्फ्यू की घोषणा की। प्रधानमंत्री देश को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को। योगी आदित्यनाथ ने देश के विकास में उत्तर प्रदेश में बहुत से कार्य किए हैं। उनकी विचारधारा दिल को छू जाती है। इन्हीं सब बातों को लेकर गुल्लक बनाने का फैसला किया है। साथ ही कहा कि इस गुल्लक में करीब 1 लाख रुपए सिक्के और नोट दोनों जमा किए जा सकते हैं। वहीं गुल्लक को बनाने में जयप्रकाश को करीब 1 महीने का समय लगा, जिसके बाद उन्होंने इसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया। जयप्रकाश कहते हैं कि इसका उपयोग बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में सिखाने के लिए भी किया जा सकता है। जयप्रकाश नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बता दे कि मूर्तिकार जयप्रकाश नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक माने जाते हैं। इससे पहले भी वह चर्चे में रहे। जब उन्होंने पीएम मोदी की मूर्ति तैयार की तो जयप्रकाश के बनाए मोदी मूर्ति की डिमांड चुनावी मौसम में काफ़ी अधिक रही। आइडिया आया ये इतने अच्छे यूपी में काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है इनका काम। ऐसा हर राज्य में इनके जैसा आ जाए, हर राज्य का विकास हो जाएगा। जितने अच्छे ये काम किए हैं बिना स्वार्थ के। इनकी बहन है जो आज भी एक दुकान में है, दुकान से ही वो अपना पालन पोषण करती है, कोई सपोर्ट नहीं करते। और भी नेता आते हैं तो पहले अपना सोचते हैं, उसके बाद जनता का सोचते हैं, देश का सोचते हैं। कोई भी आता पहले अपना रोटी सेकता है, लेकिन ये अपना नहीं सोच के जनता के बारे में सोचते हैं। पूरे जनता के लिए निछावर कर देते हैं, समर्पण किए हुए हैं जीवन। ये हुए मोदी जी हुए, ऐसे ये लोग हैं, ये सोच के जी शुरुआत मोदी जी से किए थे। उनको कभी मिले या उनको अपनी जी नहीं, उनको नहीं मिले। उनको भेजे थे मूर्ति कोरियर के द्वारा कि चल जाएगा, लेकिन वहाँ से डैमेज होके अब भगवान जाने कौन फोड़ा नहीं फोड़ा चला आया। हाँ जी, कोरियर से भेजे थे। और कोई है ख्वाहिश जी
योगी जी से हमको ख्वाहिश है, उनका हम दिन रात मेहनत किए, उनका जन्मदिन है 5 जून को, इसीलिए हम 5 जून तक उनको यहाँ तक वो पहुँच जाए, वो बहुत बड़ी बात है। वही हमारा ख्वाब है, यही सोच के हमने योगी जी का मूर्ति बनाया। इसके बाद और कोई इनके बाद आगे बनाने का सोचेंगे। जो भाजपा जिला कार्यालय में मंत्री रामसूरत राय ने जनता दरबार के दौरान दर्जनों फरियादों की फरियादें सुनी। जमीन संबंधित मामलों का निष्पादन को लेकर भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने रविवार को इमली चट्टी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें सैकड़ों शिकायतकर्ता उपस्थित हुए। वहीं जनता दरबार में अधिकतर मामले भूमि और अतिक्रमण से संबंधित थे। कुल 72 मामले पहुंचे, जिसे संबंधित राजस्व कर्मचारी और सीओ को आदेश देकर जल्द निपटारा करने को कहा गया। मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि हर महीने से पहले रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े मामलों के जल्द से जल्द निपटारे का प्रयास किया जाएगा। बनने के बाद अपने पटना आवास से लेकर गरहा आवास पर मैं जनता दरबार लगा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं अपने नियम को बदल दिया हूँ। आवास पे जनता दरबार नहीं लगा करके बिहार प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगता है, और जिला के अंदर अब जिला कार्यालय में लगाऊंगा, और क्षेत्र के अंदर जनता दरबार लगेगा। उसमें यह मैंने तय कर दिया है कि महीना के प्रथम शनिवार को औराई में सर्किट हाउस में लगेगा, और महीना के प्रथम रविवार को भाजपा कार्यालय मुजफ्फरपुर में लगेगा, और महीना के प्रथम सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जनता दरबार हमेशा होता है, वहाँ लगेगा, और महीना के किसी मिडिल में एक बुधवार को बीजेपी कार्यालय में लगेगा, और महीना के लास्ट में शनिवार को हमारे कटरा मंडल के अंतर्गत नगवारा गांव में जनता दरबार लगेगा। जनता का जो समस्या भूमि विवाद निपटाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जल्द से जल्द इन लोगों का निपटारा हो। ज़्यादातर ज़मीनी समस्या बिल्कुल 50 से 70% ज़मीन का ही मामला है, और ज़मीन का मामला अगर ज़मीन के कारण विभाग या कोई बदनाम होता है, उस बदनामी के पीछे सबसे बड़ा कारण है आम जनता, क्योंकि आम जनता अपने संपत्ति का बंटवारा ससमय नहीं करा रहे हैं, आपसी भयबंदी का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, तो उन जब तक नहीं करेंगे तो ये निदान संभव नहीं है। दूसरा निदान अब सर्वे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी कराना चाहते हैं, तो सर्वे जब हो जाएगा तो निदान कमेगा, लेकिन सर्वे में भी अगर आपके परदादा के नाम पर ही जमीन रह गया तो फिर झंझट तो आगे चलता ही रहेगा। इसलिए तमाम आपके चैनल के माध्यम से आप बिहार के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ा कम या बेसी बैठ के आपसी बंटवारा, भाई बहन सब मिल करके, परिवार के जितने सदस्य हैं, बेटा पोता पोती, सब लोग मिलकर बंटवारा को जल्दी निपटारा कर ले। उत्तर बिहार में पहली बार आयोजित लाइव किडनी स्टोन का ऑपरेशन वर्कशॉप संपन्न हुआ। उत्तर बिहार में पहली बार 2 दिवसीय लाइव किडनी स्टोन का ऑपरेशन का वर्कशॉप मुजफ्फरपुर संपन्न हुआ। बिहार यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन सह कार्यशाला का आयोजन माणिपुर स्थित एक निजी अस्पताल में आयोजित किया गया, जिसमें नेपाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद सहित अन्य राज्य से कई प्रख्यात डॉक्टर उपस्थित हुए। कार्यशाला के दौरान किडनी से संबंधित इलाज को सुलभ तरीके से सुलझाने और खत्म करने पर चर्चा की गई। इस संबंध में कार्यशाला के अंतिम दिन मुजफ्फरपुर यूरोलॉजिकल सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर संतोष कुमार शाही ने बताया कि सम्मेलन 4 और 5 जून को 2 दिवसीय आयोजित किया गया था। इसमें कई सत्र में विभिन्न विषयों पर देश के जानकार चिकित्सक यूरोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में हुए शोध और नए ऑपरेशन के तरीके से अवगत कराए हैं। सम्मेलन में बड़ी संख्या सीनियर और जूनियर डॉक्टर मौजूद थे। कार्यशाला में देश के नामी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने व्याख्यान दिया है। देश भर के चिकित्सकों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। वैज्ञानिक सत्र, कार्यशाला और ऑपरेशन का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र किशोर और डॉक्टर अजय कुमार के अलावा डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर वी चंद्र मोहन ने इंडो यूरोलॉजी और लेप यूरोलॉजी प्रक्रिया पर व्याख्यान दिया। का ये वर्कशॉप है, उसका नाम है
मिड टर्म वर्कशॉप ऑफ बिहार यूरोलॉजिकल सोसाइटी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय जिसका संचालन मुजफ्फरपुर यूरोलॉजिकल सोसाइटी कर रहा है। इसको हमको ये जिम्मेदारी दी गई है इसको कंडक्ट करवाने के लिए, और मैं डॉक्टर संतोष कुमार शाही एक चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हूँ, और मेरे साथ मेरे टीम में 5 लोग हैं यहाँ पे। डॉक्टर सिद्धार्थ हैं जो सेक्रेटरी हैं, और बाकी 3 और लोग हैं, डॉक्टर अभिमन्यु, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर शाकिब। ये तीनों हमारे साथ हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, हमारे कलीग लोग हैं जो अलग अलग काम को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। और इसका संचालन, इसका थीम है, उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता डॉक्टर्स में बढ़ाना। किसी भी वर्कशॉप का थीम मतलब होता है कि आप डॉक्टर को ट्रेन करते हैं, उसके नॉलेज को बढ़ाते हैं, उसकी जागरूकता को बढ़ाते हैं किसी नई चीज़ को करने के लिए। तो वर्कशॉप इसका थीम है मिनिमल इन्वेसिव मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। मतलब किडनी में होने वाला जो पत्थर है, अलग अलग तरह के पत्थर, कभी बहुत बड़ा, कभी बहुत छोटा, कभी बहुत सारा, कभी एक ठो, कहीं फंसा हुआ है, नहीं फंसा हुआ है। तो वैसे पत्थर को हम कैसे बिना चीरा लगाए निकाल सकते हैं पेशाब के रास्ते से जाकर या पतला छेद करके, ये इसी थीम पे ये वर्कशॉप है। किडनी में स्टोन होना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि यदि किडनी में स्टोन रहेगा तो किडनी में सूजन आती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और अंत में किडनी ख़राब होने का भी डर रहता है। इसीलिए पहले क्या होता था कि बड़ी चीरे से ऑपरेशन होता था, फिर धीरे धीरे इसको मिनिमल इन्वेजिव करते गए। जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस का विषय भी है, इस वर्कशॉप का विषय भी है कि बिना चीरे के या एक पेन के निब के इतना बड़ा चीरा लगा के लेज़र के विधि के द्वारा ये सारा ऑपरेशन किया जा रहा है। और हमारे इस कॉन्फ्रेंस में भी जितने भी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, जो पटना एम्स में हैं, IGIMS के हैं, पारस के हैं, वेदांता के, सब आए हैं। हमने मुजफ्फरपुर में एक वर्कशॉप और कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन CME हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये सर्जरी के अंतर्गत में यूरोलॉजी विभाग होता है, जिसमें किडनी और पेशाब की समस्याओं के बारे में डिस्कशन होते हैं। तो ये वर्कशॉप्स के लिए जो फैकल्टीज़ हमने बुलाया था, ये बिहार के बाहर के फैकल्टीज़ थे। 2 फैकल्टीज़ हैं जो साउथ इंडिया से आए हैं, जिसमें चंद्रमोहन वाडी हैं जो हैदराबाद से आए हैं, और डॉक्टर मनीष सिन्हा हैं जो बेंगलोर से आए हैं। सोसाइटी के तहत मुजफ्फरपुर यूरोलॉजिकल सोसाइटी ये करवाए हैं। डॉक्टर संतोष शाही सर, डॉक्टर सिद्धार्थ सर, डॉक्टर गौरव सिंह, डॉक्टर अभिमन्यु अनंत और डॉक्टर साकिब साहब सर, हम लोगों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज कराया है। शनिवार की देर रात अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में हिंसक झड़प के दौरान गोली फायरिंग की गई, जिसमें एक छात्र को पैर में गोली लग गई। जिले के अहियापुर थाना इलाके के राघोपुर में देर रात 2 गुटों के बीच हो रही झड़प के दौरान फायरिंग कर दी गई। इस दौरान मौके से गुजर रहे BA के एक छात्र को गोली लग गई। बताया जा रहा है कि गोली उसके दाहिने पैर में लगी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घायल छात्र दीपक कुमार का इलाज दरभंगा रोड के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। गोली उसके दाहिने पैर में लगी है, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात अहियापुर राघोपुर में 2 गुटों के झड़प हो रही थी। झड़प के दौरान दीपक वहां से गुजर रहा था। अचानक गोलीबारी होने लगी। इसमें गोली दीपक के पैर में लग गई। आनन फानन में उसे मेडिकल लाया गया, जहां इलाज में लापरवाही होने पर परिजनों ने हंगामा भी किया। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। तब जाकर घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले में दीपक ने बताया कि वह BA पार्ट 1 का छात्र है। वह पढ़ाई के साथ दूध का भी काम करता है। उसने बताया कि दूध बेचकर वह अपने घर लौट रहा था। इसी क्रम में बाइक सवार 3 अपराधियों ने अचानक गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे गोली उसके पैर में जाकर लग गई। इधर पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि आसपास के CCTV के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। 8:30 बजे के करीब में दूध लेकर आ रहे थे और 3 वो मतलब अपाची से आया, मतलब अंधेरा था
तो वही मतलब हम देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, मतलब किसी और पर मारने का गोली अधिक किया मतलब, और उसके बाद मेरे पैर पर गोली चला दिया। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? 3-4 आदमी थे। कहाँ पर की घटना है? मतलब वही एकलव्य स्कूल से थोड़ा हिस्सा नहीं आगे। अच्छा, उसके बाद अब देखिए झगड़ा वगैरह भी हो रहा था? नहीं, झगड़ा नहीं, किसी और पर चलाने का कोशिश किया, मतलब हम दूध लेके आ रहे थे, चला दिया मेरे पर गोली। अच्छा, देख नहीं पाए कुल लोग? नहीं, हम ध्यान नहीं दिए। मतलब हम घटना है वही 8:30 बजे के करीब में। दूध भी बेचते हैं? हम दूध बेचते हैं। अच्छा, आप पढ़ाई भी करते हैं? हाँ। किस में? BA Part 1 में। कौन लोग चलाया नहीं देखा? नहीं, ध्यान नहीं दिए। हल्ला गुल्ला का आवाज आ रहा था क्या? नहीं, हल्ला नहीं, मतलब एक आया, मतलब चला दिया, मतलब किसी और पर चलाने के बजाय अधिक किया, मतलब हम पे चला दिया। आप पर चला दिया? कहाँ पर गोली लगा आपको? एकलव्य स्कूल से आगे। शरीर के किस हिस्से में गोली लगा? दाहिने साइड में, पैर में, गोड़। दाहिने साइड में? हाँ। अच्छा, अभी ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है, मतलब वही कनखनी से ज़्यादा है। SKMCH में गए थे, क्या हुआ था मेडिकल में रात में? वही मतलब हड्डी उससे टूट गया है। मतलब वहाँ गए थे तो क्या डॉक्टर नहीं देख रहा था क्या? नहीं देख रहा था, मतलब मेडिकल में भी गया था, मतलब कितनों भी हंगामा किए तो मतलब डॉक्टर नहीं देख रहा था। अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारा है, जो इलाज के लिए जनता हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर बोल रही है कि ये रेफर हो गया, रेफर ना होगा। MIT कॉलेज परिषद में विश्व पर्यावरण दिवस पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रविवार को मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लांटेशन ड्राइव और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में DDC उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें MIT के छात्र छात्राओं ने पेंटिंग बनाकर स्वच्छ पर्यावरण बनाने का संदेश दिया। अच्छी पेंटिंग करने वाले छात्रों को कॉलेज की तरफ से पुरस्कृत किया गया। वहीं इसके बाद प्लांटेशन ड्राइव कार्यक्रम के तहत कॉलेज परिसर में लगभग 200 पौधे लगाए गए। हर पौधे की जिम्मेवारी एक स्टूडेंट को दी गई। जिन स्टूडेंट के नाम पर जो पौधा लगाया गया है, उसकी देखभाल करने का जिम्मा उसी स्टूडेंट का होगा, जिसे उस पौधे के साथ टैग किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में DDC ने बताया कि आज कॉलेज परिसर में पौधे लगाए गए हैं और यह संकल्प लिया गया है कि प्रकृति और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। MIT मुजफ्फरपुर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर प्रकृति क्लब का प्रारंभ किया गया है, जिसमें कॉलेज के जो बच्चे हैं वो अपने प्रकृति और अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए शपथ ले रहे हैं और बढ़िया कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें प्लांटेशन ड्राइव भी चलेगी। जो आज के दिन 200 पेड़ लगाए गए हैं, बड़े हुए तो उनकी जिम्मेदारी लेगा। मेरा सब लोग को यही संदेश है कि आप लोग आज के दिन और हर एक दिन अपने प्रकृति के लिए, अपने पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठाते रहें। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon.
रश टू जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं। और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं
हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, एएनएम दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बरूराज थाना की पुलिस ने छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को हथियार और गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस ने छापेमारी कर 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, कट्टा समेत सामान बरामद किया गया है। साथ ही मौके से 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं। मामले को लेकर रविवार दोपहर एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि गुप्त सूचना मिली थी कि कथौलिया चैनपुर निवासी अमित कुमार के मुर्गी फार्म के समीप 9 से 10 की संख्या में आपराधिक छवि के लोग एकत्रित हुए हैं। सभी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर एक टीम गठित किया गया। इसके बाद सूचना के आधार पर मौके पर छापेमारी करने टीम पहुंची। इसी दौरान पुलिस को देखकर सभी भागने लगे, जिसके बाद भागने के क्रम में 4 अपराधियों को पकड़ा गया। इसके पास से एक पिस्टल, एक सिक्सर, एक देसी कट्टा, 3 मोटरसाइकिल व 2.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों बरूराज थाना के लक्ष्मणिया निवासी राहुल सिंह व मोहन महतो, कथौलिया चैनपुर ऋषि कुमार, मंगूहारा निवासी अजय कुमार शामिल हैं। बताया गया है कि राहुल सिंह के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज किए गए हैं। सभी से पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। वेस्ट मुजफ्फरपुर को अभिषेक आनंद को सूचना मिली कि कुछ अपराधी बरूराज थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर और अपराध की योजना बना रहे हैं। इस मामले पे डीएसपी वेस्ट एसएचओ बरूराज के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास में एक पिस्टल के साथ में 2 देसी कट्टे और गोलियां बरामद की गई और इसके पश्चात अन्य तलाशी में इनके पास से 3 बाइकें बरामद की गई जो कि चोरी और लूट के कांड से संबंधित रही हैं। इस प्रकार पुलिस को लूटपाट करने और चोरी करने के एक बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। आपराधिक इतिहास में क्या है? इसमें से जो इसका मुख्य सरगना है उसके ऊपर आधा दर्जन केस हैं जो कि बरूराज थाना क्षेत्र में और उसके आसपास के थाना क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा मोतिहारी में भी इसके ऊपर केसेस हैं और इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है जो कि रोड से बाइक्स को लूटते थे और उसके बाद में इसका इस्तेमाल शराब के काम में या अन्य अपराध के कामों में करते थे, जिसको डीएसपी वेस्ट की टीम ने पकड़ने में एक अहम सफलता भी मिली है। क्या मिला सर? इनके पास से एक पिस्टल, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, इसके अलावा एक देसी कट्टा और 7 राउंड गोलियों के साथ में 3 बाइकों को बरामद किया गया। सर पहले तो जेल भी जा चुका है। इनमें से जो अपराधी है, जो मुख्य सरगना है, इसके ऊपर आधा दर्जन केसेस हैं जिसमें से लूटपाट के केसेस, रंगदारी के केसेस, इसके अलावा एनडीपीएस के भी केसेस रहे हैं जिसको पुलिस ने पकड़ने में सफलता मिली है। नवयुवक समिति सभागार में संस्थापक सदस्य ललित कुमार सिंह की 124वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। नवयुवक समिति के संस्थापक सदस्य ललित कुमार सिंह की 124वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से ट्रस्ट की पुस्तकालय भवन में मनाया गया। उनके फोटो पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती पर याद किया। ट्रस्ट के सेक्रेटरी ने बताया कि नटवर जी ने अपने युवा काल से ही न केवल मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक धारा को बदला, जिसके प्रभाव क्षेत्र में पूरा बिहार से लेकर लोहार तक पड़ा। स्काउट सेवा नाटक द्वारा सामाजिक संदेश के अतिरिक्त स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक योग अविस्मरणीय हैं। उनका जन्म मुजफ्फरपुर के सरैयागंज में हुआ था। उनके जन्म स्थान का अब कोई अवशेष
पहचान नहीं है। उनका जन्म 1868 में 5 जून को हुआ था। उन्होंने 1913 में नवयुवक समिति की स्थापना कर समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अभिरुचि का प्रदर्शन किया, जो आज भी नवयुवक समिति ट्रस्ट के रूप में उनकी समाज सेवा का कृति कलश बनकर चमक रहा है। उनकी काव्य रचनाओं का एक संग्रह ललित राग संग्रह नाम से तैयार हुआ, जो कालांतर में कविता, कहानी और नाटक के क्षेत्र में उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रस्थान बिंदु बना। नकल की प्रवृत्ति नटवर जी में बचपन से थी। 10-11 वर्ष की आयु में ही वे स्वांग बनाने में पटु हो गए थे। स्वांग में मुख्यतः वेशभूषा, क्रिया और वाणी से किसी व्यक्ति की नकल की जाती है। स्थापना सन 1913 की हुई थी और उस समय स्थापना करने वालों में सबसे पहला नाम कोई आता है तो ललित कुमार सिंह नटवर जी का आता है। यह आजीवन नवयुवक समिति के लिए, समाज के लिए, नाटक के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्वतंत्रता संग्राम में आजीवन संघर्षरत रहे। तो आज उनकी 124वीं जयंती है, जिसको नवयुवक समिति परंपरागत ढंग से हर साल मनाती है। इस बार भी यह कार्यक्रम नवयुवक समिति में आयोजित है। आज हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे और फिर आगे के कार्यक्रम पर उनसे सत्प्रेरणा लेकर नवयुवक समिति के काम को आगे बढ़ाएंगे। समाहरणालय सभा कक्ष में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर निगम द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रविवार को नगर निगम के द्वारा विशेष कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रणव कुमार के सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा वृक्षारोपण करके किया गया। वहीं 32 बिहार और 2 बिहार के शहर के सभी महाविद्यालय के एनसीसी कैंडिडेटों ने पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढके रहने वाला। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है वे परिस्थितियां जो हमें चारों ओर से सुरक्षित रखती है, वही पर्यावरण है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओनली वन अर्थ थीम के साथ हम लोगों ने यहाँ पे आज कार्यशाला का आयोजन किया और इस अवसर पर एक आह्वान किया गया है कि पर्यावरण को किस तरह से हम संरक्षित और संवर्धित करें, ताकि जिस रूप में हमने पाया है आने वाली पीढ़ियों को भी हम और उससे बेहतर पर्यावरण दे सकें। लिवेबल जो यह पृथ्वी है, यह एकमात्र प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। इस पृथ्वी को और बेहतर हमें बनाना है और हम लोगों ने देखा है कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों से पृथ्वी के संरक्षण की दिशा में, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक बेहतर कदम हो सकता है। तो हम सभी लोगों ने आज आह्वान किया है कि हम आने वाले समय में भी निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना छोटा से छोटा स्टेप लेना सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना सुनिश्चित हो सके। आरबीबीएम कॉलेज के सभागार में नव संचेतन संगठन द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नव संचेतन संगठन की तरफ से आज आरबीबीएम कॉलेज की सभागार में 1 दिवसीय संचेतन रंग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मौजूदा समय में रंग क्रम की चुनौतियां। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में प्रेरणा के निदेशक हसन इमाम, द फैक्ट्स रंग मंडल के निदेशक प्रवीण कुमार गुंजन, निर्माण रंगमंच के निदेशक क्षितिज प्रकाश आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज रंग कर्मियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि साहित्य व कला एक ऐसा माध्यम है जो सीधा जनता से जुड़ती है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हुआ। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि मुजफ्फरपुर में रंग कर्मियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष को दूर करने के लिए आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इन सारी बातों को और रंगकर्मी के समस्याओं पर चिंता व चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं मुजफ्फरपुर में एक पर्यवेक्षिका गृह का निर्माण हो, जिसमें रंगकर्मी अपने कार्यक्रम को चला सके, साथ ही नई पीढ़ियों को इस क्षेत्र में जुड़ने में सहूलियत हो। मुजफ्फरपुर अगर बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी है तो इसमें तनिक भी यहाँ के राजनेताओं का या सरकार का सहयोग नहीं है। यहाँ के जो प्रतिभाशाली कलाकार हैं अपने दम पर समाज के सहयोग से
वे लगातार आयोजन करते रहते हैं। प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बार बार आवाज उठाई गई है, धरना प्रदर्शन भी किया गया है। मुजफ्फरपुर थिएटर एसोसिएशन का जब गठन किया गया था तो उसके अंतर्गत बार बार आवाज उठाई गई थी, लेकिन हमारी आवाज अब भी अनसुनी है। लेकिन हमारी कोशिश जारी है। अच्छा, मैं संजय पंकज। मुक्तिधाम परिषद में विश्व पर्यावरण दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रविवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा के द्वारा सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम परिषद में मंच के सदस्यों ने वृक्षारोपण किया। साथ ही सदस्यों ने पर्यावरण को बचाने और वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। मारवाड़ी युवा मंच के कुल 111 वृक्ष लगाए। वहीं मंच के सदस्य ने कहा कि दुनिया भर में लगातार प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। इस खतरे से रोकने के उद्देश्य से हर साल पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंच के द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। कई तरह की जरूरी जानकारी दी जाती है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा आज 5 जून 2022 दिन रविवार पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। राष्ट्र द्वारा संकल्पित वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमारे द्वारा कई वृक्षारोपण कार्यक्रम किए गए। इसके तहत मंच सदस्यों द्वारा अपने घर पर गमलों में एवं क्यारियों में पौधारोपण किया गया एवं संध्या 4 बजे या स्थानीय मुक्तिधाम परिसर में पद्मश्री राजकुमारी देवी उर्फ किसान चाची पर बनी धारावाहिक 6 जून से MX प्लेयर पर प्रसारित की जाएगी। पद्मश्री राजकुमारी देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक कस्तूरी 6 जून से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ आजाद और MX प्लेयर पर प्रसारित किया जाएगा। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान धारावाहिक के निर्माता राजीव सिंह और चैनल हेड अनुज कपूर ने दी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी से प्रेरित है जो जीवन जीने के लिए अपने तरीके से लड़ती है, जिस तरह से वह हमेशा चाहती थी। यह शो उसके संघर्ष, उसकी विफलता, उसकी सफलता, उसकी कभी न खत्म होने वाली भावना और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीने के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मानसिकता को लेकर आजाद भारत का पहला प्रीमियम हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल है। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ विश्वास और अपने दर्शकों से उनके दरवाजे पर मिलने की आकांक्षा के साथ आजाद और MX प्लेयर ग्रामीण ताने बाने और संस्कृति में अनियंत्रित नई कहानियों के साथ भारतीय लोगों तक पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ तो JP नड्डा जी भी आए, सुशील मोदी जी भी गए, नित्यानंद राय जी, मैंने बहुत लोग, जितने मंत्री लोग हैं सब लोग हमारे कार्यकलाप को देखने के लिए गए। और इसी में आपको बाहर भी लोग बुलाए, अदर स्टेट में भी लोग हमको बुलाए। ऐसे तो अमिताभ बच्चन जी भी बुलाए, सुभाष चंद्रा जी भी बुलाए, दिव्या दत्ता भी बुलाए, राष्ट्रपति जी जो पद्मश्री विभाग में मिला वहाँ भी। तो हमारे काम से हम तो खुशहाल हैं, लेकिन हमारे जितने मंत्री लोग हैं, जितने लोग हैं, वो भी लोग प्रसन्न होते हैं, इसलिए कि हमारे अचार जो हम बनाते हैं बिना केमिकल का हम बनाते हैं। जो लोग हर आदमी कहता है कि इनका अचार खाते हैं तो मस्त हो जाते हैं, बुझाता है कि घर का, दादी का, नानी का बनाया हुआ अचार है, माँ याद आ जाती है। इसलिए हमको ज़्यादा पैसा कमाने के ध्येय से हम नहीं रहते हैं। जो उस समय क्वालिटी हमारा था, आज भी हमारा अचार का क्वालिटी वही है। हमारी तबीयत खराब हो गया तो हम बेटा बहुत ज़्यादा काम कर रही है तो उससे आग्रह करते हैं कि पैसा के आगे नहीं भागना है, क्वालिटी पर हमेशा ध्यान देना है। मझौलिया स्थित एक निजी विवाह भवन सभागार में डाक कर्मचारी संघ की ओर से 26वां सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ की तरफ से आज मझौलिया स्थित एक विवाह भवन में डाकिया एवं MTS ग्रुप की द्विवार्षिक 26वां अधिवेशन मनाया गया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल KK शर्मा और पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि
आज डाकघर आधुनिकीकरण को अपना रही है। इस आधुनिक युग में अन्य बैंकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हम लोगों को आशा है कि जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा और इस आधुनिक युग में कुरियर सर्विस, बैंक सर्विस सभी में पोस्ट ऑफिस अव्वल स्थान प्राप्त करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस में थोड़ी बहुत लिंक फेल की समस्या आती है, जिसका निपटारा भी किया जा रहा है। यह समस्या हमारे डाक कर्मियों की नहीं है, यह तो टेलीकॉम कंपनी की समस्या है। निधि सुधार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार बेहतर परिणाम मिल रहा है। वहीं इस अधिवेशन में डाकिया एमटीएस कर्मचारी आदि की समस्याओं पर चर्चा हुई और उन्होंने होने वाली परेशानियों के निपटारे के लिए योजना तैयार की गई। यहाँ पे लोग अपने विंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट के बारे में है तो आगे की जो उनकी कैसे उसको सपोर्ट करना है, कैसे आगे डिपार्टमेंट के काम को लेके जाना है, तो बहुत सकारात्मक तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी कार्रवाई ये लोग कंप्लीट करेंगे उससे हम लोग उसको आगे ले जाके डिपार्टमेंट का जो टारगेट है, जो उसका काम है, वो और अच्छा हो पाएगा और जो इनकी कुछ समस्या है उनका भी समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी समस्या लिंक फेल होने को बार बार आती है पोस्ट ऑफिस में, देखा जा रहा है। ये एक्चुअली पहले था, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले शिव कुमार जी ने बताया, पहले काफ़ी होता था और लिंक फेलियर का ये प्रॉब्लम है कि वो हमारे हाथ में नहीं है। वो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, चाहे वो BSNL हो या जो दूसरी हमारे पास कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर हम कहें कि पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में वो समस्या बहुत कम से कम होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो जब भी अगर कुछ होता है तो हम लोगों ने उसके अल्टरनेटिव निकाले हैं, डोंगल देते हैं या कुछ और तरीके से करते हैं। लेकिन बड़े ऑफिस में अगर लिंक कुछ तार कटने की वजह से या जैसे होता है उसमें थोड़ा समय लगता है, तो फिर हम लोग को बाकी सबके साथ भी होता है, हमारे डिपार्टमेंट के साथ भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम हो गया पहले के मुकाबले। सर, इस आधुनिक युग में डाकघर बहुत पीछे चला गया है। जाके देखिएगा और दूसरे से कंपेरिजन कीजिएगा तो उसमें बहुत अंतर है, काम सब में अंतर है, जो काम काज करने का तरीका है उसमें भी अंतर है। उसको सर कैसे मतलब दूरी को कम कीजिएगा, किस तरीके से जो है इसको जो है मॉडर्न युग में जो है आगे लाया जाए। भारत में हम लोग 1,55,000 से ज़्यादा है लोकेशन, सबको एक साथ लाना एक बड़ा काम है। और मेरे को लगता है कि जो हमारे तकनीकी का पहला फेज़ था वो हम लोग इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि सब ग्रामीण जगहों पर लोग एक डिवाइस की मदद से रोज़ काम करते हैं और वो काम सारा ऑल ओवर इंडिया सेंट्रलाइज्ड वे में ख़त्म होता है। मेरे को लग रहा है कि जो पहले फेज़ की उपलब्धि है वो बहुत रिकग्नाइज हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और इंटरनली भी जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत उसमें लाभ मिला है। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने RDS कॉलेज से लेकर बाबा गरीबनाथ धाम तक के पथ के निर्माण कार्य की कवायद शुरू कर दी है। 2 साल बाद एक बार फिर बाबा नगरी बम बम भोले के जयकारे से गूंजेगी, लेकिन कांवड़िया पथ के कारण कांवड़िया जख्मी हो जाएंगे। सड़क पर गड्ढे, खतरनाक खुले नाले तो अतिक्रमण से सिकुड़े मार्ग में कांवड़ियों को बाबा गरीबनाथ के दर्शन के लिए काफी परेशानियों का सामना पड़ेगा। रामदयालु से लेकर बाबा गरीबनाथ की सड़कें खतरनाक हो चुकी है। वहीं श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन शहर में विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्य के कारण शहर के विभिन्न मार्ग पहले से ही खुदे हुए हैं। ऐसे में बरसात से पहले कांवड़िया पथ को दुरुस्त करना बड़ी चुनौती होगी। समय से पहले काम नहीं हुआ तो इन जख्मी मार्गों पर श्रद्धालुओं के पांव छल्ली होंगे। श्रावण की सोमवारी में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए हर साल 50,000 से लेकर 3 लाख श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ धाम आते हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से श्रावणी मेला नहीं लगा। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है। बहरहाल सुलभ मार्ग के साथ कांवड़ियों की भीड़ नियंत्रण करने को लेकर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। करीब बचा है और कांवड़िया पथ जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाया है अभी तक। रामदयालु से लेकर जो बाबा गरीबनाथ तक हम लोग आते हैं वहाँ पर कांवड़ियों को बहुत परेशानी होना है। जो अभी स्थिति है इस स्थिति को सुधारने का अभी टाइम भी है, 1 महीना के अंदर में सुधारा जा सकता है।
इसके लिए हमको लगता है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों को आगे आकर कांवड़िया पथ को सुधारना चाहिए। मुजफ्फरपुर पर मात्र 1 महीना बचा है जहां लाखों कांवड़िया 2 साल के बाद बाबा को अपना जलार्पण कर पाएंगे। और एक जो स्थिति होती थी कि शहर में घुसने के पहले जो परेशानी होती थी वो अब शहर में घुसने के बाद परेशानी दिख रही है। रामदयालु से लेकर गरीब स्थान मंदिर तक कई जगह पर गड्ढा खोने गए हैं, कई जगह नाला खुले हैं, कई जगह रोड की स्थिति बहुत जर्जर है। ऐसे में कांवड़िया भला कैसे आए? और सरकार बजाबते कांवड़िया पथ का इसको अलग से एक प्रावधान है कि ये जो भी मेला क्षेत्र है और गरीबनाथ नगर जो मेला क्षेत्र है उसमें कांवड़िया पथ का नितिन नवीन जो हमारे पथ निर्माण मंत्री उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द कांवड़िया पथ का निर्माण हो। और आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।